प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। और ये है आपके लिए ऑनलाइन जो पैटर्न चल रहा है उसके तहत वर्कशीट नंबर 19। जी हाँ, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट है और क्लास सीबीएसई 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल अपडेट आपको मिलती है। और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये पैटर्न चल रहा था आपके पास क्षितिज में, जो दूसरा पार्ट है बाल गोविंद भगत। जी हाँ, बाल गोविंद भगत आप पढ़ रहे थे। बाल गोविंद जो रामवृक्ष बेनीपुरी है उन्होंने ये लिखा है। तो ये भी आप वीडियो को आप ध्यान से देख करके कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, उनके आप आंसर देंगे। ध्यान रखिए कि ये प्रश्न आपको इस पैसेज में नहीं मिलेंगे एज इट इज, तो आप ध्यान से समझे। जितना आप समझोगे उतना ही आप आंसर को कर पाओगे। बच्चों, अभी तक आपने जाना, अभी आपने पढ़ा, समझा कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी है उन्होंने बाल गोविंद भगत जो पाठ लिखा है वो समाज में फैली बहुत सारी रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज हैं जो कि ऐसे हैं जिनको कि हमें नहीं मानना चाहिए, जिनका कि खंडन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उन्होंने, जैसे कि हमारे समाज में महिलाओं से चिता में आग नहीं लगवाई जाती है या उनके अर्थी को कांधा नहीं दिलवाया जाता है। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं। एक बार महिला अगर विधवा हो जाती है तो उसकी दूसरी शादी नहीं करवाई जाती है। छोटी छोटी बच्चों की शादी करवा दी जाती है। तो ये ऐसी जो यहाँ पर कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, उन पर यहाँ पर उन्होंने सीधा प्रहार किया है, यानी कि उनका खंडन किया है। लेखक ने कई तरह के सामाजिक सुधारों का समर्थन भी किया है। उन्होंने जो सामाजिक सुधार हैं जो कि जरूरी हैं, ऐसे सुधार होने चाहिए थे, जैसे कि लैंगिक समानता, यानी कि क्या महिला और क्या पुरुष एक जैसे, जो काम महिला कर सकती है वो पुरुष कर सकता है, जो पुरुष कर सकता है वो महिला कर सकती है। तो यानी कि लैंगिक समानता, जहाँ पर कि लिंग भेद नहीं होता। विधवा पुनर्विवाह उन्होंने समर्थन किया कि विधवा का पुनर्विवाह हो। परोपकार, परोपकार का मतलब ये है कि वो दूसरों की भलाई करना, मतलब अपना न पेट भरे लेकिन दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का ख्याल रखना। यहाँ पर कि देखा उन्होंने, जब उनकी जो बहू थी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा और बहू को कहा कि तुम जाओ और दूसरी शादी कर लो, है ना। यहाँ पर हर कोई चाहता है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा कोई हो, लेकिन ये कहते नहीं मैं कोई बात नहीं जी लूँगा, तुम जो है दूसरी शादी कर लो। तो ये परोपकार की भावना है, जहाँ पर कि अपने बारे में नहीं सोच करके दूसरों के पर, यानी कि दूसरे पर उपकार किया जाता है। दूसरी बात जो लेखक ने स्पष्ट किया है कि वेशभूषा या बाह्य आडंबर से कोई साधु नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा इस पाठ में कि जो बाल गोविंद भगत है वो वेशभूषा से साधु नहीं है, भगत नहीं है। ऐसे नहीं कि उन्होंने पीले कपड़े पहन लिए हों, ऐसे नहीं कि उन्होंने माला धारण कर ली हो, ऐसे नहीं कि उन्होंने जटा बना दिया हो, ऐसे नहीं कि उनकी लंबी दाढ़ी हो, बिल्कुल भी नहीं है। एक सामान्य गृहस्थी की तरह है। तो उन्होंने यहाँ पर जो बाह्य आडंबर है, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं। आपके आसपास, आपके कांटेक्ट में भी होंगे ऐसे लोग जो वेशभूषा या बाह्य आडंबर से अपने आप को शो ऑफ करते हैं। तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। उन्होंने कहा बल्कि अपने आचरण और व्यवहार से आदमी साधु बनता है। उन्होंने कहा कि जो वेशभूषा दिखावे से नहीं, लंबा टीका लगाने से नहीं, माला जपने से नहीं, बल्कि आचरण से, अपने व्यवहार से हर कोई, मतलब कोई भी साधु हो सकता है। आप भी साधु हो सकते हैं अगर आप अच्छा काम करते हैं। तो साधु के लिए पीले कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, न कि बाहरी दिखावापन या ढोंग। तो उन्होंने कहा कि जो संन्यास है, संन्यास का मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल चले जाना, बल्कि घर वालों के साथ रहकर, अगर आप कहो कि हम तो छोटे बच्चे हैं तो अभी हमें संन्यास का क्या मतलब है, तो आप भी अपने लेवल में ऐसे काम कर सकते हैं, करते होंगे। कई बार आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को पेन की ज़रूरत पड़ती है, किसी को कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपने बहुत सारे ऐसे काम भी किए होंगे जहाँ पर कि आपका साधुपन दिखा होगा।
तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने ऐसे कौन से काम किए जहाँ पर आपको लगा कि मैंने भी कुछ अच्छा काम किया, वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि एक हकीकत वाली। बाल गोविंद भगत कबीर को मानने वाले हैं, है ना। आपने इसके पिछले वाले वर्कशीट में देखा होगा कि वो कबीर पंथी थे, यानी कि कबीर को मानने वाले थे। और कबीर क्या है, निर्गुण पंथ के संत थे, यानी कि कबीरदास जी भगवान को नहीं मानते थे। वो एक मूर्ति रूप का खंडन करते थे कि भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान हर जगह है। वे किसी भी प्रकार के कर्म कांड या पूजा पाठ, यज्ञ, नमाज पढ़ना, अजान में विश्वास नहीं करते थे। उपवास नहीं रखना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। कबीरदास का कहना था कि ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा वो कण कण में व्याप्त है, उसके लिए आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, इसका खंडन करते थे। तो यही सारी क्वालिटीज़ बाल गोविंद भगत में आपने देखने को मिली होगी। वो कहते थे कि कर्म और व्यवहार में विश्वास होना चाहिए, दिखावे में नहीं। यही कारण है कि बाल गोविंद भगत किसी पूजा पाठ, ढोंग, दिखावापन की बजाय अपने व्यवहार और कर्म पर बल देते थे। जो बाल गोविंद भगत है वो उनका कहना था कि दिखावा नहीं बल्कि जो आप अच्छे काम कर लो तो आप साधु हैं। और अगर आपने किसी को सताया है तो इससे बढ़िया और इससे ज़्यादा पाप कोई नहीं हो सकता। अगर आपने किसी का भला किया हो तो इससे बड़ा साधुपन कुछ नहीं हो सकता। इस पाठ के एक और विशेषता है कि ग्रामीण जीवन का जीवंत वर्णन किया है। ग्रामीण जीवन यानी कि गांव का। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उन्होंने शब्द, जैसे गांव में नाचना कूदना, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शहरों में अगर पड़ोस में भी अगर कुछ गाना बजाना बज रहा हो तो पड़ोसी आकर के कहने लग जाते हैं कि आप बंद करो। लेकिन गांव में क्या होता है, सब लोग एक साथ आ जाते हैं। रोपाई वाले मतलब खेतों में काम करना, सभी लोग एक साथ खाना खाना। तो आपको गाँव का कौन सा पार्ट या कौन सी बात अच्छी लगती है, ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। ग्रामीण जीवन का जीवंत, लेखक ने खेती बाड़ी, पशुपालन, ग्रामीण, ये सारे जो हैं ग्रामीण समाज का रहन सहन, दिनचर्या का सजीव वर्णन किया इस पाठ में। उन्होंने खेती बाड़ी बताई है कि कैसे करते थे वहाँ पर, पशुपालन, है ना। तो पुतोहू, रोपनी, अपने बहू को वो पुतोहू कहते थे। और धानों की रोपाई करना जैसे रोपनी, और वो जो टोपी पहनते थे कनफटी थी। कलेवा यानी कि जो नाश्ता होता है, खाना होता है, उसे कलेवा कहते हैं। तो उन्होंने इस तरह के जो लौकिक हैं, लौकिक यानी कि देशज शब्द, देशज यानी कि जो गांव में बोले जाते हैं। यहाँ तक कि गांव में अगर आप देखा होगा कि कोई मेहमान आ जाते हैं तो वो कहते हैं थोड़ा वो खाट ले आओ। तो खाट यानी कि चारपाई, लेकिन वहाँ पर खाट बोला जाता है, खटिया बोला जाता है। तो ये आपके देशज शब्द हो गए। इसी तरह से लोटा है, उसे लुटिया कह लेते हैं। तो ये आपके क्या हैं, देशज शब्द हैं, लौकिक शब्द हैं, गांव में बोले जाते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने ग्रामीण परिवेश को हमारी आंखों के सामने साकार कर दिया। गांव के शब्द बोल दिया, पुतोहू, कलेवा। तो ये सारे शब्द हैं वो हमें गांव की याद दिलाते हैं। तो उन्होंने साकार कर दिया। तो ये है आपके पास बाल गोविंद भगत जो पार्ट था उससे रिलेटेड। अब इसके क्वेश्चंस देखिए, वो आपको एज इट इज नहीं मिलेंगे। ध्यान से समझिए कि बाल गोविंद भगत पाठ समाज में व्याप्त किन किन रूढ़ियों और कुरीतियों पर सीधा प्रहार करता है। तो बाल गोविंद भगत आपने देखा होगा कि ये पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपनी बहू से आग दिलवाई। तो वो महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं रखते थे, बेटा या बहू दोनों को एक जैसा मानते थे। उन्होंने रूढ़ियों को कि भाई महिला चिता को आग नहीं दिला सकती है, कुरीतियाँ थी कि विधवा की दोबारा शादी नहीं हो सकती। तो उन्होंने ऐसे उन पर व्यंग्य किया है, उन पर प्रहार किया है। दूसरा सवाल देखो कि परोपकार से आप क्या समझते हैं। परोपकार तो मैंने अभी बताया आपको कि परोपकार क्या है और परोपकार के माध्यम से समाज को कैसे मजबूत किया जा सकता है। आपके अंदर परोपकार की भावना है, आपके अंदर दूसरों की मदद करने की एक फीलिंग है, आप करते हो लोगों की मदद, तो आपके बहुत सारे दोस्त जरूर बन जाएंगे, है ना। तो कैसे मजबूत किया जा सकता समाज को, अगर आप परोपकार हो। गांव में आपने देखा होगा कि वहाँ पर परोपकार की भावना होती है लोगों में, लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं सुख में दुख में। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से आपने देखना है कि कैसे आखिर परोपकार, आपने कभी कोई परोपकार किया हो
तो कैसे मजबूत किया जा सकता है वो आप बता सकते हैं कि गांव में परोपकार की भावना होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ होते हैं। तीसरा सवाल, ग्रामीण जीवन अथवा परिवेश कहने का क्या तात्पर्य है? ग्रामीण जीवन कहने का क्या तात्पर्य है लेखक का? तो लेखक ग्रामीण जीवन यानी कि गांव के बारे में लिखता है, गांव के बारे में चिंतन करते हैं। ग्रामीण जीवन कैसा होता है, गांव में रहन सहन खान पान किस तरह से होता है, तो वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो बस आपने वही यहाँ पर लिखना है। ये एक एक्टिविटी है आपके लिए कि कुछ लौकिक देशज शब्दों का उदाहरण मतलब प्रयोग ऊपर दिया है, जैसे कि उन्होंने ऊपर बताया है, ये देखो पुतोहू है ना, पुतोहू, रोपनी, कनफटी, कलेवा। तो ऐसे ही शब्द आपने अपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे, 9th में, 8th में, 7th में। तो बहुत सारे चैप्टर आपने पढ़े होंगे, यहाँ तक कि अगर आपने बहुत सारे वो पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आप उनकी सूची बनाइए यहाँ पर देशज शब्दों की। और उसके बाद जैसे यहाँ पर आप लिख दें देशज शब्द, और यहाँ पर आप उनका हिंदी लिखें। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, खाट आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे चारपाई, इस तरह से आप लिखें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई एक्टिविटी, नई गतिविधि, नई वर्कशीट में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।